हेलो दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का आज ऑनलाइन टेस्ट 13 नंबर हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड था। तो उस 30 क्वेश्चन का हम लोग एक एक क्वेश्चन करके जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक, इससे जो पीछे वाला टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 12, तो उसमें रीजनिंग का टेस्ट था, उसमें बहुत कम लोग का जो है गलत हुआ था, सब लोग का मैक्सिमम सही था। तो उसका डिस्कशन हम नहीं कराएं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बता दीजिएगा, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसको हम बता देंगे आपको। ठीक, और ये हम लोग इसमें मैथ का डिस्कशन करेंगे। ठीक, मैथ के क्वेश्चन को देखिए डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। आज जो 13 नंबर हुआ था टेस्ट उसी का डिस्कशन। पहला बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक और एक संख्या दिया हुआ है। देखिए आपको पता होगा, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक, कि अगर दो संख्याएं हो उसका एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या, यानी क्या होता है रिलेशन, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इस पर रख दीजिए, सिंपल आपका निकल जाएगा। देखिए एलसीएम कितना है आपका, एचसीएफ जो है 19 है और एलसीएम 969 है। एक संख्या आपका 57 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए 19 तिया 57, 3 से इसको कटा देंगे तो 3 2 3 जो हो जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सौरभ, जुआन और रीना, देखिए एस से सौरभ लिख देते हैं, जुआन को जे से लिख देते हैं और रीना, इन सब का एवरेज दिया हुआ है हमें कि औसत 90 है। तो अगर 90 में 3 से गुणा कर लेंगे तो 270 जो हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा। ठीक, मैं कि यदि सौरभ और जुआन का एवरेज दिया हुआ है 69, तो 2 से गुणा कर लीजिए, 2 आदमी है तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12 1 13 138 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जुआन और रीना यानी कि जे प्लस आर, इनका एवरेज दिया है 94, तो 4 दूना 8 9 दूना 18 हो जा रहा है, 188 हो जा रहा है। ठीक, तो अब बताइए कि इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये सौरभ प्लस 2 जुआन हो जाएगा प्लस रीना हो जाएगा, और इसमें से घटा लेंगे तो सौरभ रीना खत्म हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से हम लोग का जुआन बच जाएगा। तो देखिए घटा जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा 8 8 16 कर 6 8 से 1 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 कर 2 8 से लेके, यानी 326 में से आपको 270 घटा लेना है। तो 6 और 12 में से 7 गया 5, यानी कि 56 kg जो हो जाएगा ना, जुआन का वजन निकल जाएगा। और यही हमें पूछा हुआ है कि जुआन का वजन क्या है, तो 56 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर नहीं समझें तो फिर से समझ लीजिए। सौरभ, जुआन और रीना का एवरेज दिया हुआ था 90, तो हम 3 से गुणा कर लिए 29 27। सौरभ और जुआन का दिया था 69, तो 69 में 2 से गुणा कर लिए। जुआन और रीना का दिया था 94, तो इसको हमने गुणा कर लिया 2 से। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 बार जुआन आ जा रहा है, सौरभ इसमें से घटा देते हैं तो जुआन का जो है निकल जाएगा कितना आपका, 56 kg, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि x + 6 7 - 3x में x का गुणांक पूछ रहा है। देखिए सबको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ गुणा करिएगा तो 7x होगा x का गुणांक, और इसमें गुणा करेंगे तो -18x हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो 11 माइनस का 11x हो जाएगा, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, -11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत आसान था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। देखिए ये ब्रदर हो गया और ये सिस्टर, ये अगर x है तो ये 7 साल बड़ा है, x + 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 30 है। अब देखिए 5 साल पहले जाएंगे तो ये 5 साल पहले इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5, और दोनों को गुणा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने वहाँ पे ऑप्शन का सहारा लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर ये बोला हुआ है कि भाई का वर्तमान उम्र निकालना है, तो भाई का उम्र अगर हम पहला ऑप्शन 15 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, इसमें से 7 घटा लेना होगा। तो अब 5 साल पहले जाइएगा तो 5 इसमें से घटा दीजिए, 10 इसमें से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल 30 आ जा रहा है, जो कि बोल रहा है कि 30 वर्ष है, तो ये होना भी चाहिए। अर्थात इसका ए जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। भाई का जो है उम्र अभी कितना है, 15 साल है, तो यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्यों हम लोग ऐसा किए ऑप्शन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 5 साल पहले तो ये x + 2 और x - 5 गुणा करेंगे द्विघात समीकरण, और जहां द्विघात समीकरण बने वहां ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। ऑप्शन से हम क्या किए कि भाई का अगर 15 माने तो बहन कितनी हो जाएगी, 8 साल, 7 उससे कम है।
अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि दोनों का गुणनफल 30 है, तो ये 5 साल पहले 10 हो जा रहा है, 5 साल पहले 3, 30 निकल जा रहा है, अर्थात सही है। तो भाई का उम्र 15 हो जाएगा। अगर 15 पे नहीं होता तब हम जाके दूसरा ऑप्शन चेक करते, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि 42 किस संख्या का 1.6, देखिए 42 जो है किस संख्या का पता नहीं है, 1.6% का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, ये हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। अब कटा लीजिए, देखिए यहाँ से अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 21 दूना 42। अभी 8 से कट जाएगा कितना, 125 मर्द में, यानी गुणा कर लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 125 गुणे 21 हो जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए, 125 में 21 से 5 2 1 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूनी के 2 एकम 2 ही हो जाएगा, यानी 5 2 6 2625 हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, 26 25 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसे बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान निकाल। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप ऑप्शन से करिएगा, किसे, तो बाय ऑप्शन करिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें 1 है, 1 रख के चेक करिए सही है क्या, तो ये 5 में से 1 गया, 4 इज ग्रेटर देन 5 1 6 हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, यहीं पे गलत हो गया तो आगे फिर जाएंगे नहीं, 1 हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 2 है, 2 रख के चेक करिए तो 5 में से 2 गया, 3 इज ग्रेटर देन 5 दूना 10 और 1 11, ये भी गलत हो जा रहा है, ये भी क्या है, गलत हो जा रहा है। तीसरा चेक करिए, तीसरा क्या है, -2, तो -2 रख के चेक करते हैं, ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इधर 7 आ जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूना -10 और ये 1 इसमें जोड़ेंगे तो -9 हो जा रहा है, ये कि सही है, ठीक है, ये सही है। 7 जो है -9 से बड़ा है। अब इसमें भी, जब इसमें सही होगा तो इसमें भी चेक करना होगा। तब यहाँ देखिए -2 रख के चेक करते हैं तो 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ रखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस और 2 10, देखिए ये बड़ा है, ये भी सही हो जा रहा है। अर्थात ये सी जब -2 रख रहे हैं ना तो दोनों में सही हो जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो x बराबर -2 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर कह रहा है हमें कि एक दुकानदार 11 टैग घड़ियां बेचकर, टैग हेवियर घड़ियां बेचकर, ठीक, टैग हेवियर जो है घड़ी का ब्रांड है, बेचकर 3 टैग हेवियर घड़ियों के विक्रय मूल्य के कीमत के बराबर लाभ कमाता है। देखिए ये 3 गो एसपी के बराबर लाभ कमाता है। जो चीज यहाँ कहेगा ना, अगर ये सीपी कहेगा तो टोटल को सीपी मान लेंगे, एसपी कहेगा तो टोटल को एसपी मान लेंगे। तो 11 घड़ी खरीदा है तो ये 11 एसपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि 3 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि अब इसका लाभ कितना हो गया, इधर लाभ तो 3 हो गया, तो सीपी क्या होगा बताइए। अगर 11 एसपी है, 3 लाभ है तो सीपी 8 हो जाएगा। अब हमें बोला है ना कि इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 3 लाभ कमाया है, 8 पर प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 75/2, इसका मतलब 37.5% लाभ कमाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 37.5% किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, जहां भी यहाँ देगा कि 3 घड़ी के विक्रय मूल्य के लाभ, तो इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। 3 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो इसको क्रय मूल्य मान लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये विक्रय मूल्य बोला रहा था, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया, लाभ 3 हो गया, तो क्रय मूल्य 8 हो जाएगा और 3/8 गुणे 100 लाभ प्रतिशत निकाल ले, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समानांतर श्रेणी का 8वां पद -17। अब 8 आपको पता होगा कि Tn = a + n - 1 × d होता है, तो 8वां पद मतलब कि a + 7d हो जाएगा। यहाँ 8 में से 1 घटेगा, n के वैल्यू जो होता है वो टर्म है, ठीक। तो 7d और ये कितना है आपका -17 है। उसके बाद कह रहा है कि 17वां पद, यानी 17वां पद तो a + 16d हो जाएगा, 1 घट जाएगा, ये कितना हो जा रहा है आपका, तो -71 दिया हुआ है। तो कह रहे 13वां पद, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए अगर इसको घटा देते हैं तो a कट जाएगा और यहाँ -9d = अब यहाँ देख लीजिए प्लस हो जाएगा ना जब घटेगा, तो 11 में से 7 गया 6 और यहाँ कितना हो जा रहा है आपका, तो 5 में से यहाँ कितना हो गया 6 में से 1 गया 5 हो जा रहा है, ठीक। 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 हो जा रहा है। तब कटा दीजिए 9 × 6 = 54, यानी d = -6 आ गया। तो कहीं भी रखकर हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, -17 और ये इधर रहेगा तो 7 × 6 = 42, इधर आकर प्लस बन जाएगा,
यानी कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 3 में से गया 2, 25 आ जा रहा है। तो अब हमें बोला है कौन सा पद, 13वां पद। तो 13वां पद T13 इज इक्वल टू A प्लस 12D हो जाएगा। तो रख लीजिए A का वैल्यू कितना है 25 और 12D का मतलब कितना हो जाएगा, 12 छक 72 माइनस 72 हो जाएगा। ठीक, तो अब घटा लेते हैं, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2 गया 4 हो जाएगा, माइनस 47 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इधर लिख देते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, -47 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए। ठीक, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो ये अगर 8वां पद की बात किया है तो A प्लस 7D हो जाएगा और 17वां पद की बात किया है तो A प्लस 16D हो जाएगा। ये -17 -71 या इसको सॉल्व करके D निकाले -6 आ रहा है, इसमें रख दिए तो A बराबर 25 आ रहा है। तब 13वां पद यानी कि A प्लस 12D रख करके निकाल लिए तो आपका कितना आ जा रहा है यहाँ पे, तो -47 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटा बाद, देखिए ये अगर स्टेशन है तो इसके 4 घंटा के बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 9 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। देखिए यहाँ 4 घंटा पहले एक मालगाड़ी निकल चुकी है, तब एक रेलगाड़ी आ रही है। ठीक, और वो 9 घंटा में जाकर इसे पकड़ लेती है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ मालगाड़ी तो 4 घंटा पहले निकली है और 9 घंटा यानी कि 13 घंटा में मालगाड़ी यहाँ से यहाँ आ रही है और इसी दूरी को जो ट्रेन है ना, ट्रेन रेलगाड़ी, वो 9 घंटा में आ रही है। और ये मालगाड़ी जो है ये कितना में आ रही है आपका, तो ये जो है 13 घंटे में ले रही है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, पहले 4 घंटे पहले निकली थी और 9 घंटे का बाद पकड़ाई है, यानी कि मालगाड़ी जो है 13 घंटा में जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक जाएगी उतना ही देर में जो रेलगाड़ी इसका पीछा कर रही है वो 9 घंटा में जाएगी। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगर मान लेते हैं कि इसका मालगाड़ी का चाल हमें नहीं दिया है तो ये 13 गुणे इसका x मान लेते हैं, तो यही दूरी ये 9 घंटा में किस चाल से चल रही है, 65 किलोमीटर की चाल से। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसमें कुछ है ही नहीं आपका, मालगाड़ी यहाँ से यहाँ 13 घंटा में जा रही है तो 13 गुणे x और ये 9 घंटा में जा रही है तो 9 गुणे 65। अब देखिए कटा लीजिए, 13 × 5 = 65 अर्थात 9 × 5 = 45 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ना, इस मालगाड़ी का स्पीड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, बस समझना था थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्र। अब ये देखिए बहुत बार आया हुआ है, D बराबर होता है PR² बट्टा 100²। 2 साल का जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर D, तो ये 2 इयर्स का होता है। D बराबर PR² बट्टा 100², बहुत बार आया हुआ है। तो रख लीजिए अंतर कितना है 144 बराबर प्रिंसिपल निकालना है, R कितना है 4 तो 4 × 4 = 16 बट्टा 100 गुणे 100 हो जाएगा, 100² मतलब अब 16 9 144, तो 9 से इधर गुणा कर लेंगे तो P = कितना होगा 9 पर 4 0 हो जाएगा अर्थात 90,000 रुपया हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जो ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये आपको पता होगा कि D बराबर PR² बट्टा 100²। अगर यही 3 साल की बात करेगा तब क्या होता है, तो अंतर D = PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 की हो जाता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 की, ये 3 साल का हो गया। 2 साल का D बराबर PR² बट्टा 100²। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - 4, देखिए एक बिंदु है 2 - 4 और एक क्या है आपका, तो -3 2। ठीक, ये 2 बिंदु है। रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित, देखिए अब ये थोड़ा सा समझिएगा।
ये अगर y अक्ष को जहाँ कट करिए, मान लीजिए रेखाखंड y अक्ष को कट करिए तो यहाँ x वाला जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी जो भुज का मान होगा ना वो y अक्ष को जहाँ कट करेगी वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये m अनुपात n में कट करती है, तो जब mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n हो जाएगा, जो हम लोग का x कोऑर्डिनेट होगा, जो भुज होगा वो कितना होगा, जब भी कोई रेखा m अनुपात n में बांटती है दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाता है, तो mx2 यानी कितना हो जाएगा 3m माइनस 3m हो जाएगा, प्लस nx1 यानी कि 2n बटा m प्लस n हो जाएगा। और ये x वाला कोऑर्डिनेट जब y अक्ष पे कट करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है जब इंटरनली विभाजित करें। तो ये अगर x अक्ष को कट कर रही है तो यहाँ जो भुज होगा ना x का वैल्यू, y अक्ष को कट कर रही है तो जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और ये 0 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 0 यानी कितना हो जाएगा, तो 3m इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, यानी m अनुपात n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ये भी। जब y अक्ष को कट करिए तो यहाँ x बराबर 0, तो x निकाल लिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n से, तो ये अगर तिरछा गुणा करते हैं तो ये टोटल 0 हो जा रहा है, यानी 3m बराबर 2n हो जाएगा, तो m इज टू n बराबर 2:3 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक बैग में 3:5:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, ये किसका रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे सी का दिया हुआ है। 10 पैसे के सिक्के हैं और बोला हुआ कि एक बैग में 3:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 50 पैसे के रूप में 10 पैसे के रूप में, इसका मतलब कि ये सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। ये बात ध्यान है, अगर रुपया का रेशियो रहता तो दिया रहता कि उनके मूल्य का अनुपात ऐसे दिया रहता। ठीक, तो ये सिक्का के रूप में है, इसका मतलब कि ये सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, और इसका रुपया दे रहा है ना कि इधर कितना रुपया इसमें है टोटल, तो ये आपका दिया हुआ है 34.2 रुपया है। ठीक, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहाँ से आप रुपया निकाल लीजिएगा ना, रुपया अगर 1 रुपये के 3 गो सिक्का है तो 3 रुपये हो जाएगा, 50 पैसा के 5 गो सिक्का है तो 2 रुपये 50 पैसा होगा, 10 पैसा के 2 गो सिक्का है तो 20 पैसा हो जाएगा, यानी कि ये सब जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 3 2 5 रुपया 70 पैसा हो रहा है। और इसका वैल्यू इतना दिया, यानी कि 5.7 का वैल्यू 34.2 दिया हुआ है, तो भाग दे देंगे 5.7, 1 का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 का वैल्यू आ गया। और हमें पूछ क्या रहा है, तो यहाँ से पूछा है कि 50 पैसे के सिक्का कितना है, 50 पैसे के 5 है, तो 5 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए इसको कटा दीजिए, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 19 से देखिए कट जाएगा क्या, 19 3 57, 19 से कम 19, 19 8 152, यानी 3 6 18, 6 5 30, अर्थात 50 पैसा के 30 गो सिक्का होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आसान है आपका। 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा सिक्का के रूप में है, 3:5:2 के अनुपात में रूप में है, इसका मतलब सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। और इसका पैसा दिया है कितना, 34 रुपये 20 पैसा। 3 रुपये के 3 गो सिक्का तो 3 रुपये, ये 1 रुपये के 3 गो सिक्का तो 3 रुपये हो जाएगा, 50 पैसा के 5 गो सिक्का 2.5 रुपये हो जाएगा, 10 पैसा के 2 गो सिक्का 20 पैसे 0.2 रुपये हो जाएगा। सबको जोड़े 5.7, यानी 5.7 बराबर है 34.2, तो 34.2 बट्टा 5.7, 1 का वैल्यू हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्का तो 5 से गुणा कर लिए, पूछता कि 10 पैसे के सिक्का तो 2 से गुणा कर लेते, जिसका पूछा उसका हम लोग निकाल लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है कि जो आपसे नहीं बने, सब अभी आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का है ना हम लोग का कि 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y बराबर 4 से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गुजरती है, यही बोला हुआ है। देखिए इसको तो क्या करेंगे, ऑप्शन से रख के चेक कर लेंगे। -2 6, अगर ये इस रेखा से गुजरेगी तो इसको सेटिस्फाई कर लेगा, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। ये तो बात पता होगा आपको कि अगर इस बिंदु, ये रेखा इस बिंदु से गुजर रहा होगा तो इसको ये सेटिस्फाई कर लेगा। यानी x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो 7 दूना -14 हो जाएगा, प्लस इसका रखेंगे तो 36 18 हो जाएगा, और 14 18 को जोड़िए तो 4 आ जा रहा है, अर्थात सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर किसी रेखा से ये बिंदु गुजर रहा है, ये इस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा। और एक्स वाई का वैल्यू हम रख रहे हैं तो ये मान सेटिस्फाई कर लेगा, अर्थात इस बिंदु से क्या हो रही है, गुजर रही है। यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, ए जो है 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 18 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 12 3 36, 18 दूना 36। ये तो टाइम हो गया और क्षमता हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब क्या बोला है आगे देखिए, तो कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, देखिए 3 और 2 5, 5 गुणे 4, 4 दिन काम किए तो 20 काम कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो बोला है हमें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाता है, तो 20 काम हुआ है तो कितना बचा हुआ है, देखिए घटा लीजिए, यानी कि 16 काम बचा हुआ है। तो 16 काम बचा हुआ है, भाग पूछता है तो हमेशा नीचे जो है टोटल आ जाता है। तब घटा दीजिए, 4 चौके 16 और 4 9 36, यानी कि 9/4 भाग बचा हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख ले, 4/9 भाग ना, 4/9 भाग बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये 3 इसका क्षमता, 2 क्षमता, दोनों का मिलाकर 5, तो 5 चौके 20 काम हो गया, तो बचा 16 काम, तो 16/36। जब भी भाग पूछा जाए तो टोटल जो है नीचे आ जाता है। ठीक, तो ये कितना आ गया, 4 चौके 16, 4 9 36, यानी 4/9 भाग जो है बचा हुआ है। ठीक, अगर पूछता कितना भाग हो गया है तो 20/36 हो जाता है, यानी कि 5/9 भाग हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेखाखंड ए बी और सी डी जो है पैरेलल है। देखिए रेखाखंड ए बी है और सी डी है, दोनों पैरेलल है। ए बी, इसको ए बी मान लेते हैं, और ये सी डी है, दोनों क्या है, पैरेलल है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे बोला है कि ए डी और बी सी को ई बिंदु पर काटती है। जैसे ये इसको मिलाते हैं तो ए डी और बी सी किस बिंदु पे कट करती है, ई पे कट करती है। ठीक, ई पे कट कर रही है, सी नहीं है, क्या है, ई है, ई पे कट कर रही है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि ए ई बी सी और ई डी, यानी ए ई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, ए ई का वैल्यू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बी सी, ये टोटल बी सी इज इक्वल टू कितना दिया, इधर लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, यानी बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो 13.6 दिया है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि ईडी बराबर 6 दिया है। ईडी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है हमें कि सीई बराबर कितना होगा, यानी ये वाला लंबाई पूछ रहा है, ये वाला लंबाई सीई। देखिए अगर इसको सीई को अगर x मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13.6 माइनस x हो जाएगा। ये दूरी हो जाएगा 13.6 माइनस x। ये समझ में आया कि नहीं? अगर इसको x मानते हैं, टोटल जो है ये BC दिया हुआ था 13.6, तो ये 13.6 माइनस x हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक बात देखिए, आपको अगर पता होगा कि ये अगर दोनों पैरेलल है तो ये एकांतर कोण से ये बराबर होंगे। ये जितना डिग्री होगा उतना ही ये डिग्री होगा, ये जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ये होगा, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये बात क्लियर। तो जब ये तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। अब संगत भुजा का रेशियो बराबर, तो देखिए संगत भुजा कैसे लेंगे, यहाँ एक कोण के सामने वाला x है तो x ले लिए। अब इसमें एक कोण के सामने वाला भुजा क्या है, तो 13.6 माइनस x है, और बराबर, अब देखिए इस दोनों कोण के सामने वाला 6 है और इधर दोनों कोण के सामने वाला 18 है। ऐसे ही हम लोग लिया जाता है। कोण का, जिस कोण का सामने वाला भुजा 18 है, दोनों ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके सामने 6 है, इसके सामने 18 है, तो 6/18। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने x है और इस कोण के सामने 13.6 माइनस x है। तो अब सिंपल हो गया। अब देखिए 36 18 हो गया, तिरछा गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 13.6 माइनस x। ये आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू 13.6, कटा दीजिए, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी कि 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था कि इसमें आपको सिमिलरिटी पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सिंपल ये भी है। सिमिलरिटी सब लोगों को पता होगा कि एकांतर कोण से ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख से ये कोण बराबर हो गया। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो त्रिभुज सिमिलर, तो संगत भुजा का रेशियो बराबर। और संगत भुजा कैसे लेंगे, तो इस कोण के सामने ये कोण बराबर है, तो इसके सामने x है, इसके सामने 13.6 माइनस x है। अब देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने, अब इसका ऊपर लिए हैं x,
तो इसी त्रिभुज का लेंगे फिर ऊपर। तो इस कोण के सामने 6 है और इसके बराबर ये था, तो इसके सामने 18 है। दोनों को कैलकुलेट कर लिए, कितना आ जा रहा है 3.4 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ये भी आसानी था, बस सिमिलरिटी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि एक त्रिकोण में उस कोण के विपरीत वाली भुजा 6 है जिस कोण का मान 60 डिग्री है, और उस कोण के, देखिए ये तो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री और 60 डिग्री की बात किया हुआ है। ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इस कोण के सामने वाली भुजा 6 दिया हुआ है और 90 वाला हमें पूछ रहा है कि ये कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाए थे रेशियो कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और इसके सामने 2 हो जाता है। ये चीज़ बहुत बार बताए थे आपको कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 हो जाता है। तो देखिए अब एक बात कि अगर 60 के सामने 6 है तो 30 के सामने अगर ये 6 का मान √3 हो जाएगा, क्योंकि बताएं आपको कि 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है, इसके सामने 2 होता है। तो √3 का वैल्यू 6 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/√3 हो जाएगा, और 2 का वैल्यू पूछ रहा था तो 2 से गुणा कर लेंगे। अब इससे कटाइएगा तो ये 2√3 हो जाएगा, यानी गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी के 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। रेशियो आपको पता है, बहुत बार ऐसा आया है कि 60 के सामने √3, 30 का बोले थे कि रट जाइएगा, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। तो 60 के सामने हमें √3 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6/√3, तो 2 का वैल्यू 2 से गुणा कर लिए, कटा कर निकाले 4√3 हो जा रहा है। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर की किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र सतह 2πRh होता है। ये कितना है आपका, तो 1760 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसके आधार का परिधि, अब देखिए यही ना बेलन होता है आपका, ये बेलन हो गया, तो आधार का परिधि मतलब ये 2πr दिया हुआ है। कितना, तो आपका दिया है यहाँ से 88 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, 2 × 22/7 डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r = 88। अब देखिए 22 दूना 44 दूना 88, तो r कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो हमें बोला है ना कि इसका आयतन निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखिए 2 × 22/7 × त्रिज्या 14 निकल गए हैं, ऊंचाई पता नहीं है और ये 1760। देखिए यहाँ से ऊंचाई निकाल लीजिए आप, तो ऊंचाई अगर निकालेंगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 2 दूनी के 4, देखिए ये 2 दूनी के 4, 4 से कटा लेते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर 22 दूना 44 हो जा रहा है, यानी कि 20 आ जा रहा है। h = कितना हो गया 20 हो गया। तो अब बेलन का आयतन कितना होता है, v = πr²h, πr²h डायरेक्ट मान लग दीजिए। पाई का मान 22/7, r² यानी कि 14 × 14, और ऊंचाई आपका कितना निकला है 20 निकला है, तो 7 दूना 14 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 22 दूना 44 दूना 88, यानी कि 880 × 14 कर लेंगे तो 0, 14 8 112 कर 2 हासिल 11 हो जाएगा, फिर 14 8 112 में 11 जोड़ लीजिए, यानी 123 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 12320 किस में दिया हुआ है, 12320 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये किस में दिया है, बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा नहीं बनेगा। ये आधार का मतलब कि 2πr = 88, तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लिए 14। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो यहाँ से निकाले h = 20 आ जा रहा है, तो वॉल्यूम कितना होता है πr²h, रख के निकाल लिए 12320 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 18 नंबर की 10% छूट देने के बाद गाइडर की बिक्री कीमत जो है 48,000। देखिए 10% छूट देने का मतलब 90% हो गया, और इस 90% का वैल्यू दिया है कितना हम लोग का 48,000 दिया हुआ है, 48,000 रुपया दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि यदि छूट 25% दी जाती तो 25% छूट देने का मतलब 75% का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इससे भी आसान क्वेश्चन होगा, 48,000 × 90 × 75,000 कर लीजिए, 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75, 6 × 8 = 48, यानी 8,000, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40,000 रुपया जो हो जाएगा। 25% छूट देंगे तो 40,000 रुपये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि sin 7π/4। अब देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री, कटा लीजिए,
4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जा रहा है साइन 7 पचे 35, 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी 315 हो जा रहा है। देखिए अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 360 माइनस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 315 हो जाएगा। अब साइन 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव होता है और 360 पे इस एक्सिस पे चेंज ही नहीं होता है, वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है, तो साइन का साइन ही हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव यानी कि माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन 45 का डिग्री 1/√2 होता है, तो -1/√2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव होता है और इस एक्सिस पे साइन का मान नहीं चेंज होता है, तो 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री यानी -1/√2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 20 नंबर हो cos 3a किसके बराबर होगा। देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है आपको, आप cos क्यों ये पूछा है, तो देखिए cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A होता है, और हमें इसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये आकर इधर प्लस हो जाएगा, यानी देखिए 4 cos QA इज इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos ए हो जाएगा। केवल cos QA का मान पूछा है, तो ये इधर 4 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, cos 3a प्लस 3 cos A बटा 4, cos 3a प्लस 3 cos A बटा 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, sin 3a cos 3a सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो उसको लिख कर आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी पड़ता है। ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेगा, ठीक। देखिए ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर देखते हैं। देखिए ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला के तौर पे इसे याद रखना है, बहुत पूछा हुआ है इसमें, रेलवे में भी एसएससी में बहुत पूछा हुआ है। ये tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अगर इसमें आते हैं तो cot के पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec के पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए क्या करते हैं ना कभी कभी कि इसका वैल्यू दे देगा कि 4 और बोलेगा कि ये बराबर कितना होगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू दे देगा 3.6, बोलेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो 3.6 ही हो जाएगा, जो दिया रहेगा वही हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही हमें क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, कह रहे हैं हमें क्वेश्चन में कि cot के पावर 4a प्लस ऐसे दिया है, देखिए cot के पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा, तो बस यही सिंपल, cosec के पावर 4a cosec के पावर 4a माइनस cosec स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा, इस दोनों पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं टोटल, उसमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। देखिए ये तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैथ हो गया, उसके बाद से केमिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ने वाले 35 हैं, और उसके बाद कह रहा है कि 20 छात्र गणित तथा रसायन, ये 20 छात्र दोनों पढ़ते हैं, इसके बीच में आएंगे, ठीक। तो कह रहा है कि केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, देखिए ध्यान दीजिए, ये टोटल मिलाकर 35 है और ये बीच में केवल 20 आ गया। तो अगर केवल मैथ की अगर बात करेंगे तो 35 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और ये 20 और ये 15 कितना हो जा रहा है आपका 35, यानी कि ये टोटल ये पढ़ने वाले 35 हो, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हटाइए, ये मैथ पढ़ने वाले टोटल 35 है, तो अब टोटल 60 है स्टूडेंट है, तो 60 में से अगर 35 घटा लेंगे, ये वाला 35 घटा लीजिएगा तो कितना आ जा रहा है 25, तो ये 25 जो है केवल केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। ये टोटल मैथ वाला पार्ट 35 है, तो यही पार्ट हमें निकालना है। टोटल 60 स्टूडेंट है, तो मैथ वाला टोटल हम घटा लिए 35, तो ये 25 जो हो जा रहा है केवल केमिस्ट्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगर उस तरह से निकाल कर बनाइएगा तो ये 15 आ गया, ये 20 आ गया, तो 15 20 फिर 35 हो जाएगा, और वहीं 60 में से घटाएंगे 35 तो 25 आ जाएगा, ठीक। केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने 25 है, केवल मैथ पूछता तो कितने हो जाते 10 हो जाते, दोनों तो 20 दिया ही हुआ है, सॉरी केवल मैथ पूछता तो ये 15 हो जाते, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 301 तथा 501 के बीच, देखिए
301 तथा 501 के बीच लेना है हमें, और ये बोला हुआ है कि 301 तथा 501 को ले करके हमें लेना है। ठीक, अगर मतलब ये दोनों को शामिल करके लेना है कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 7 से विभाजित है। अब इसके बीच दोनों को शामिल करके 7 से विभाजित होने वाली संख्या का हमें योग निकालना है। कुल योग क्या होगा, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, ये 7 से कट जा रहा है क्या, तो 7 चौक 28, 29 30, 7 तरीके कैसे, यानी 301 को लेना है तो ये कट भी जा रहा है, प्लस अब 307 जोड़ते जाए यानी कि 308 हो जाएगा, प्लस 315 हो जाएगा, प्लस डैश डैश, और लास्ट वाला ढूंढिए, ये कट रहा है क्या, 7 7 49, 50 नहीं कट रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, 497 हो जाएगा 7 से कटने वाला। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या करना है, सम कर देना है। बहुत सिंपल है। टर्म पता कर लीजिए पहले। टर्म अगर पता हो जाए ना कि कितनी टर्म है, तो टर्म के लिए हम TN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। TN बराबर A + n - 1 × D, ये आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए दिख रहा है ना आपको, अगर यहाँ हम TN वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए इधर लिख देते हैं। TN वाला क्या होता है, TN = A + n - 1 × D, आसानी से हो जाएगा। चाहे भाग भी देकर कर सकते हैं, जैसे इसको 7 से भाग देते हैं, एक तो इससे निकाल सकते हैं, इससे थोड़ा समय लगेगा। इसको 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 71 को, 1 से लेकर के 497 तक 71 को टर्म आ गया। अगर इसको भाग देते हैं तो 7 दूना 14, 7 चौक 28 हो गया, 29 30 और फिर 7 तरीके 21, यानी 43 को, तो इसको हमें शामिल कर लेना है तो 42 को टर्म इधर घटा देते हैं, यानी 71 को में से 42 को घटा लीजिए, 71 - 42, तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 29 को टर्म है। ये टोटल कितना है, 29 टर्म है। 29 को टर्म हो गया, तो अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। योग बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए। योग बराबर प्रथम प्लस अंतिम, यानी कि 301 + 497/2, ये एवरेज निकल गया, और एवरेज में 29 से गुणा कर लेंगे तो डायरेक्ट योग निकल जाएगा। ये बात आपको पता होगा। लगातार संख्याएं हैं, गैपिंग सेम है, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कर लेंगे तो ये औसत निकल जाएगा, और औसत में टोटल 29 को टर्म है तो 29 से गुणा कर लेंगे। देखिए कितना आ रहा है, सिर्फ गुणा भाग तो कर देना है। 9 7 1 8 आ जा रहा है, और यहाँ कितना हो जा रहा है, 9 एकम 9 हो जा रहा है, और 4 3 7 हो जा रहा है, बट्टा 2 गुणे 29 हो जा रहा है। ये देखिए कटा दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18, यानी कि 399 में हमें 29 से गुणा कर लेना है। 9 9 81 करे 1 8, 9 9 81 8, 89 का 9 8 हो जाएगा, 29 27 और 8 35 हो जाएगा। 9 दूना 18 का 8 से 1 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 3 दूना 24 7 हो जाएगा, 1 9 9 8 17 का 7 से 1, 9 5 14 15 का 5 हो जाएगा, 11,571 आ जा रहा है। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 11,571, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। जैसे हमें कह रहा है कि 301 से 501 के बीच 3 से डिविजिबल 7 से डिविजिबल होने वाली सभी संख्याओं का योग निकालना है। इन दोनों को शामिल करना है, तो ये तो शामिल नहीं हो रहा है, 497 तक ही खत्म हो रहा है, आगे ये नहीं शामिल हो रहा है। ठीक, तो हमें 301 से 497 तक को जोड़ देना है। हम निकाले टोटल टर्म, ये 71 आ रहा है और ये 43 आ रहा है, तो 43 मतलब इसको शामिल करना है, तो हम 42 तक इधर वाला घटा लेते हैं सब। तो 71 में से 42 घटाए तो 29 को टोटल टर्म निकल रहा है। अब इसका जब भी लगातार संख्या रहती है तो एवरेज बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ये औसत निकल गया, 29 को संख्या है, 29 से गुणा कर लिए, योग निकल गया 11,571। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमें बोला है कि 60 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना है। देखिए 60 के गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले 60 को पावर के रूप में, यानी 2 के पावर 2, 15 चौके 60 हुआ ना, 3 गुणे 5 हो गया, 5 3 15 चौके 60। और सभी भाजकों का औसत या गुणनखंडों का औसत, देखिए गुणनखंडों का औसत, अगर औसत हमें निकालना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का योग हो जाएगा, गुणनखंडों का योग बटा गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड को ही हम लोग भाजक भी कहते हैं, गुणनखंडों की संख्या। देखिए
सम ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज निकल जाता है। अब गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, तो जैसे देखिए ये दो बार है ना, तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 जाएंगे, और गुणा हो जाएगा कितना, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 जहाँ तक रहेगा, गुणे ये 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ये हो जाता है आपका गुणनखंडों का योग निकल जाता है। देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 4 प्लस 2 6 1 7, 2 के पावर 0 बराबर 1 हो गया, यानी कि ये 7 हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं। तो ऊपर 7 गुणे, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और गुणे 5 1 6 हो जाएगा, बटा गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता है तो पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 से 6 खत्म, 2 से कटाइए 2 दूनी के 4, यानी कि 7 दूना 14 जो हो जाएगा ना, इसका एवरेज हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर लिख देते हैं, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए ये समझे कि नहीं, आप नहीं समझे होंगे तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 60 को सबसे पहले इस रूप में तोड़ेंगे, और गुणनखंडों का योग मतलब कि ये 2 के पावर 2 तक है, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर, इस सबको जोड़ करके क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 2 6 1 7 हो गया, यहाँ 3 1 4 हो जा रहा है, ये 5 1 6, और संख्या कैसे निकलता है, तो पावर में 1 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं, और भाग दे दिए, योग बटा संख्या एवरेज निकल जा रहा है, औसत निकल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना हमें कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश कहाँ तक है, आपका 29 क्यूब है। ठीक, ये प्रथम n विषम संख्या का हमें एवरेज निकालना है, विषम संख्या का घनों का योग निकालना है। अच्छा यहाँ देखिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 1 15 हो जाएगा। ये टोटल कै गो टर्म है, तो 15 गो टर्म है। कैसे हम निकाल लिए तुरंत यहाँ से, तो 28 तक हम लेंगे तो 14 गो टर्म आएगा, कि यानी 14 गो सम 14 गो विषम होगा, तो 29 तक है, इसका मतलब 15 टर्म है। तो अब प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घनों का योग इज इक्वल टू होता है तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो रख दीजिए, n का मतलब 15 15 है, 225 गुणे ये 225 दूना 450 में से 1 घटाएंगे तो 449 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी गुणा है, सिर्फ कुछ नहीं है, 449 में हमें 225 से गुणा कर लेना है। 9 25 45 कर 5 4, 5 चौको 20 4 24 कर 4 2, 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा। 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, और 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ भी यही हो जाएगा, 8 9 8 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 5 8 4 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। 9 8 17 18 19 1 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा। फिर 8 9 17 1 18 और 2 21 कर 1 हो जाएगा 2, 8 10 10 25 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 10 10 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 10 10 25 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देखिए ये फॉर्मूला याद है, घनों का योग n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है। प्रथम n देखिए केवल रहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n तक, तो n स्क्वायर हो जाता है। वर्गों का योग रहेगा तो n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 होता है। घनों का योग रहेगा तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 रह जाता है। ये सब बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो n का वैल्यू 15 रख लिए, क्योंकि 15 को टर्म है, तो 15 स्क्वायर और 15 15 है, 15 स्क्वायर 225 दो ना 450 में से 1 घटाए 449, गुणा कर लिए 10 10 25 हज़ार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वजन और ऊंचाई का अनुपात किसका सबसे कम है, पूछा हुआ है। वजन और ऊंचाई, देखिए वजन और ऊंचाई, अगर इसका आदिति का बात करते हैं तो वजन कितना है 56 और बट्टा ऊंचाई कितना है 1.71 है। और आदिका की बात करते हैं तो देखिए सबका हम ऊपर लाइन बाई लाइन से लिख देते हैं। इसका कितना हो जा रहा है, तो 64 बट्टा 1.52 हो जा रहा है। किसका सबसे कम है निकाल लेना होगा। इसका कितना हो जा रहा है 51 बट्टा 1.72। इसका हो जा रहा है कितना, तो 52 बट्टा 1.59 हो जा रहा है। ठीक, यही इन सब का रेशियो हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 2 0 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 2 0, सबका पॉइंट हटाइए 2 0 हो जा रहा है। अब देखिए भाग दे करके आप देख सकते हैं कि किसका कम है सबसे, ये निकल जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए 17 से भाग देंगे 54, तो 17 तिया 51, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी पॉइंट के बाद हम नहीं जाएंगे, जब 2 को टकराएगा तब तो पॉइंट के बाद जाएंगे। जैसे देखिए इसको, तो 15 चौके 60 4 हो जा रहा है,
यहाँ 17 तिया 51, लेकिन ये 3 मर्त में जाएगा तो ये 2 है, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 ही बार में जाएगा, ठीक। 2.98 समथिंग आएगा। अब यहाँ देखते हैं तो 15 तिया 45, यानी कि यहाँ 3 आ रहा है, लेकिन हमें सबसे कम ढूंढना है, तो सबसे कम तो इसी का दिख रहा है 2, तो यही हम लोग का हो जाएगा, यानी किसका है ये, IS का है। तो IS का रेशियो जो हो जाएगा वजन और ऊंचाई का अनुपात सबसे कम है, तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर आदिका जो है सबसे ज्यादा वाला दे दिया है, ये गलत दिया हुआ है, आदिका का सबसे ज्यादा है, IS का सबसे कम है, तो सबसे कम पूछा हुआ है तो IS हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि O किसी वृत्त का केंद्र है, ये O केंद्र है, उसके बाद कह रहा है कि OC OA एक थीटा कोण त्रिज्यखंड है, जैसे OC OA यहाँ पे त्रिज्यखंड कितना है, थीटा दिया हुआ है, OC को B तक बढ़ाया जाता है, OC को B तक बढ़ाया जाता है, और ये तक ये स्पर्श रेखा है, कह रहा है कि BA स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा यहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है, ये भी बात आपको पता है, ठीक। स्पर्श रेखा है तो बोला है कि छायांकित भाग का परिधि निकालना है, इस छायांकित भाग का हमें परिधि का मतलब इन सब को निकाल कर जोड़ लेना है, इस सब का निकाल कर जोड़ लेना है। तो देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो ये वाला जो परिधि होगा पहले ये निकाल लेते हैं हम, अगर CA निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, अगर 2 से कटाते हैं तो ये 180 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो थीटा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होगा, कौन सा आपका, तो ये CA हो गया। अब इसकी बात करें, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये अगर हमें निकालना है तो अगर tan थीटा लगा देंगे तो देखिए, तो यहाँ से अगर tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू P का मतलब क्या है, तो AB, और बटा B का मतलब क्या है, R है, तो यहाँ से AB निकल जाएगा, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R tan थीटा हो जाएगा, R tan थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है। और फिर अगर ये वाला भुजा टोटल निकाल दे लेते हैं तो यहाँ से हमें निकालना होगा, तो आर घटा देंगे, तो इसके लिए क्या लगाना होगा, सेक थीटा, तभी ना सेक थीटा लगेगा तो H/B निकल जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ सेक थीटा अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो H का मतलब क्या है यहाँ से, तो OB बट्टा B कितना है, R हो जाएगा, तो यहाँ से OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R सेक थीटा हो जाएगा। और अगर हमें इसका ना वैल्यू निकालना है, BC निकालना है, तो अब बताइए यहाँ से अगर BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू तो R सेक थीटा माइनस R हो जाएगा, क्योंकि ये R हमें क्या कर लेना है, घटा लेना होगा। अब ये परिधि निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से सबको जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, देखिए तो इधर दिख रहा है ना आपका, यहाँ लिख देते हैं, सबको जोड़ देंगे तो जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, R tan थीटा आ जाएगा प्लस R सेक थीटा माइनस R, और प्लस यहाँ हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब आर कॉमन ले लेना है, बस आंसर आपका मिल गया। आर यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और प्लस यहाँ भी आर है तो पाई थीटा बटा 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है ना, बी में दिया हुआ है, बी आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। ये वाला किस में दिया है, बी में दिया है, R इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा, इसको आगे लिया थे, -1 को बाद में कर लिया है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। ये चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये कितना हो गया आपका, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये भुजा कैसे निकाले, तो समकोण त्रिभुज में अगर tan थीटा लगा लिए तो P/B निकाल लिए, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू कितना होगा, R tan थीटा। अब इसको निकालना है तो सेक थीटा लगाएंगे तभी ना H/B हो जाएगा, तो सेक थीटा लगाए तो OB इज इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग का, तो R सेक थीटा। अब ये घटा लेंगे ना, हमें केवल इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ के निकालना है, तो R घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, R सेक थीटा माइनस R हो जाएगा। अब सबको जोड़ दिए हैं, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं और इसको जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ दिए हैं तो परिधि निकल जा रहा है R इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस पाई थीटा बटा 180। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को समझिएगा, 28 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। जैसे ये 2011, 12, 13 कंपनी का लाभ दिया गया है हम लोग को, ठीक। तो अब बोल रहा है कि यदि कंपनी का व्यय उस वर्ष 325 था, देखिए 325 अगर व्यय था, करोड़ था,
तो जिसमें उसका सबसे कम लाभ था, उस कंपनी का राजस्व कितना था। देखिए सबसे कम लाभ जो है 10% वाला है, तो इसका राजस्व कितना होगा, तो 10% बढ़ा दीजिए, 110/100। 325 आय हुआ था तो 10% लाभ हुआ था, तो 110/100। अब देखिए इसको निकाल लीजिए कितना रहा है, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 5 × 27 का 7, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 × 3 = 33 और 2 35 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 357.5 करोड़ रुपए था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% लाभ के साथ अगर हमें निकालना है, 325 का आय हुआ था टोटल, तो 325 × 110/100 कर लिए, तो 357.5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 29 नंबर का रहा है कि नीचे दिए गए तालिका समाज के प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या दर्शाता है। देखिए बच्चों की संख्या, पहला घर में बच्चों की संख्या इधर 0 है, घरों की संख्या 3, तो 3 × 0 यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस टोटल हम बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए दूसरे घर में बच्चों की संख्या 1 है और वैसा 9 गो घर है, तो 9, 1 बच्चा वाला 9 गो घर, 2 बच्चा वाला 18 गो घर, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, प्लस 3 बच्चा वाला 3 गो घर, तो 3 × 3 = 9, ये सब जोड़ लीजिए, इस 0 को हटा लीजिए, यानी 54 और बट्टा औसत पूछा हुआ है, तो घरों की टोटल संख्या देख लीजिए, तो घरों की संख्या दाहिने वाला जोड़ दीजिए, 18 × 9 = 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये 54/33 कर लीजिए, 54/33 ये 11 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 × 8 = 4, 3 से कटा लेंगे ना, 3 × 1 = 3 हो जाएगा ना, और 18 × 3 = 54 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, 11 × 1 = 11, कितना बचा आपको, 7 बचा, तो 11 × 6 = 66 हुआ, फिर 11 × 3 यानी कि दे लीजिए 1.63 किस में दिया हुआ है, 64 वाला हो जाएगा, 1.64, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कैलकुलेटिव, थोड़ा सा ग्राफ कैलकुलेटिव दिया हुआ है। सबसे पहले आपको टोटल बच्चों की संख्या, लेकिन ये आसान है, 0 बच्चा वाला 3 गो घर, तो 0 हटा दीजिए, 1 बच्चा वाला 9 गो घर, 9 × 9, 2 बच्चा वाला 18 गो घर, 18 दूना 36, 3 बच्चा वाला 3 गो घर, तो 3 × 3 = 9, ऊपर बच्चों की संख्या, टोटल घरों की संख्या 33, भाग दे दिए, एवरेज निकल गया 1.64। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी ग्राफ से रिलेटेड है, कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए भागीदार दिया हुआ है, वर्तमान हिस्सा दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि कंपनी ने अपने 5 भागीदारों के बीच 6 लाख शेयर जो है जारी किया, टोटल शेयर कितना जारी किया है, 6 लाख जारी किया है, 6 पर 5 को 0। अब कह रहे हैं और अगर बसु धीरज को अपने शेयरों में से 15,000 बेचने का प्रस्ताव करता है, तो धीरज के पास कितने शेयर है। देखिए सबसे पहले 6 लाख में से धीरज का हिस्सा 30% है, तो 30/100 कर लीजिए, ये कितना हुआ, 0 से 0 कट गया, यहाँ कट गया, 36 18, 1 लाख कितना हो जा रहा है, 80,000, 36 18 पे कितना 0 हो जाएगा, 4 0, यानी 1,80,000 यहाँ हो गया, और प्लस 15,000 शेयर अपना जो है इसको दे रहा है कौन, तो बसु दे रहा है, तो ये जोड़ दीजिए। देखिए टोटल शेयर कितना हो जाएगा उसके पास, 0 0 0 5 के 5 8 1 9 हो जा रहे हैं, यानी 1,95,000 शेयर जो है उसके पास है। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन था ये भी, कह रहा है कि सबका हिस्सा, सबसे पहले 6 लाख शेयर है, इसमें से 30% जो है धीरज का है, तो ये आ गया आपका 1,80,000। अब बसु इसको 15,000 दिया है, तो जोड़ लिए तो 1,95,000 हो जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो टेस्ट था ना, इसमें शुरू का जो है 20 क्वेश्चन आसान था, और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया हुआ था, फिर भी लेकिन इसमें 25 तक आ जाना चाहिए आपका, ठीक, 25 तक जो है आना चाहिए, 20+ हो तो हर हाल में आना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट जो है टेस्ट के साथ मिलेंगे, जो कल होगा रीजनिंग का होगा, ठीक। तो ओके बाय, ध्यान रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए।